हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायरिंग नर्सिंग माइंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम एक नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक है हाइपोथीसिस, उसको डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कॉमनली देखें तो हाइपोथीसिस होता क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी मान लीजिए एक मेडिकल सर्जिकल वार्ड में ड्यूटी लगी है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एक पेशेंट जो है वो इमोबाइल है और काफ़ी लंबे समय से वो क्या है, बेड रिडन है, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ये ऐसे ही अगर वहाँ पर लेटा रहा, इसको फ्रिक्वेंटली हमने पोजीशनिंग चेंज नहीं कराई तो उसको बेड सोर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं अगर इसकी पोजीशंस को चेंज करता रहूँ तो सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, और हर 2 घंटे में इसकी पोजीशन चेंज करने पे क्या होगा, इसके जो प्रेशर अल्सर बनने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंसिडेंस रिड्यूस हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये प्रेडिक्शन किया या जैसे ही आपने ये लॉजिक अपने दिमाग में सोचा, गेस किया, तो यही क्या होता है, यही हाइपोथीसिस होता है। इसी को ही हम नर्सिंग रिसर्च में हाइपोथीसिस कहते हैं। मतलब कि कोई एजुकेटेड गेस करना या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट, या इसको आप कोई प्रिडिक्शन बोल सकते हो कि कैसी चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी, या आप इसको एक स्टेटमेंट बोल सकते हो जो कि आप किसी भी चीज़ को प्रूव करने से पहले क्या करते हो, बनाते हो। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि यू आर सेइंग आई थिंक एक्स विल अफेक्ट या कॉज वाई। सो let's see the definition of the hypothesis. So hypothesis is a tentative prediction or explanation of the relationship between two or more variables, ठीक है। तो जो hypothesis होता है वो 2 वेरिएबल के बीच में आपको एक प्रिडिक्शन करता है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। अगर हम पॉलिट एंड बैक की डेफिनेशंस देखें तो वो कहते हैं कि एज ए स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। मीन्स इसमें जो रिसर्चर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 2 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, ये इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये रिलेशनशिप इनका आना चाहिए। Then hypothesis is a statement that is yet to be टेस्टेड। तो अभी तक ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हुआ है, हम प्रूफ करने के लिए ही क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उसको हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो जो हाइपोथीसिस होती है वो हमेशा टेस्टेबल ही होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ अ टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन। मतलब इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट क्वेश्चन या बिल्कुल पक्का यही आंसर नहीं है इसका, बट हम एक टेंटेटिव आंसर क्या कर रहे हैं, किसी भी रिसर्च क्वेश्चन का हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इंक्रीजेज देयर डेली स्टडी टाइम देन देयर एग्जाम स्कोर्स विल इम्प्रूव। मतलब इसमें हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट डेली अपना स्टडी टाइम क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्कोर है, एग्ज़ाम स्कोर है, वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट का स्टडी टाइम क्या है, एक वेरिएबल है, और दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज़ द एग्ज़ाम स्कोर। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पर्पस। सो हमें जो हाइपोथीसिस है उसका क्या पर्पस होता है, तो इट गाइड द रिसर्चर्स डिज़ाइन, डिक्टेट व्हाट डेटा टू कलेक्ट एंड आउटलाइन द एनालिसिस। मीन्स इसके थ्रू जो रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर सकता है, उसको पता कर सकता है कि आगे चल के मुझे किस प्रकार का डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है, कि जिससे मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा। एंड आउटलाइन करता है एनालिसिस को, मींस किस प्रकार का एनालिसिस में मतलब कंडक्ट करूँगा, इन्फ्रेंशियल करूँगा, डिस्क्रिप्टिव करूँगा, तो इसमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोर एट्रीब्यूट, या वी कैन से द एलिमेंट्स ऑफ द हाइपोथीसिस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ द टेस्टेबल। टेस्टेबल से मीनिंग इनका होता है कि जो भी आपने हाइपोथीसिस बनाई है एक्चुअली में हम उसको क्या कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें, या उसको ऑब्जर्व कर सकें, या फिर हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको मेज़र कर सकें। अगर आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब कि वो आपका जो हाइपोथीसिस है वो फेल हो गया है, मतलब इट इज़ नॉट अ रियल हाइपोथीसिस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एडिंग फर्टिलाइज़र टू सॉइल विल मेक प्लांट्स ग्रो टॉलर। मतलब कि अगर हम फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं सॉइल में तो हम उससे क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, अगर प्लांट हमारा ग्रो हुआ इसका मतलब कि हमने जो प्रिडिक्शन किया था वो सही है।
नेक्स्ट एलिमेंट इज़ स्पेसिफिक। तो हमारा जो हाइपोथीसिस है वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एग्जैक्ट वेरिएबल्स उसमें आपने क्या इन्वॉल्व किए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप, वो आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉल्सिफाइबल। फॉल्सिफाइबल मीन्स कि जो भी आपका पॉसिबल आउटकम है या जो भी पीस ऑफ एविडेंस है वो आप इस हाइपोथीसिस के थ्रू अगर आप रॉन्ग प्रूफ करना चाहते हैं तो वो आप रॉन्ग भी प्रूफ कर सकें। इफ़ स्टेटमेंट इज़ फ्रेम्ड इन अ वे दैट इट कैन नेवर बी डिसप्रूवन नो मैटर व्हाट द डेटा शोज, इट इज़ नॉट फॉल्सिफाइबल, ठीक है। तो आप मतलब कि कोई भी डेटा अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसके थ्रू उसको फॉल्स भी प्रूफ कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द हाइपोथेसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइपोथीसिस इन रिसर्च। सो क्या इम्पॉर्टेंस है, हमें हाइपोथीसिस अपनी रिसर्च में क्यों इंक्लूड करना चाहिए या हमें क्यों बनाना चाहिए। सो हाइपोथीसिस इनेबल रिसर्चर टू ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट न्यू एरियाज ऑफ डिस्कवरी। मतलब ये हमें एक ऑब्जेक्टिव देता है, हमें बताता है कि हमें क्या नया एरिया में डिस्कवरी करना है, एंड दस इज प्रोवाइड अ पावरफुल टूल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज। तो ये क्या करता है, हमारे नॉलेज इन्हांसमेंट में एज अ टूल क्या करता है, ये ऐड होता है या हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू द रिसर्च एक्टिविटी। तो ये हमें एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल बताता है कि हमें क्या अचीव करना है या क्या हमें प्रूव करना है। एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस प्रोवाइड अ स्टडी विथ फोकस एंड गाइड द रिसर्चर अबाउट द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट। मतलब ये हमें हेल्प करता है कि हम अपना जो सब्जेक्ट है उससे हम दाएं बाएं ना हो या हम उससे भटके नहीं, हम अपने एक पर्टिकुलरली टॉपिक पे हम क्या रहें, फोकस्ड रहें। नेक्स्ट इट प्रोवाइड द इंसाइट टू द रिसर्चर अबाउट व्हाट डेटा टू कलेक्ट एंड व्हाट नॉट टू कलेक्ट। जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा कि हमें क्या अचीव करना है तो ऑब्वियसली हम वही डेटा कलेक्ट करेंगे जो से हमारा क्या हो सकता है, गोल अचीव हो सकता है। हम अनदर चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड डायरेक्शंस टू कंडक्ट रिसर्च सच एज डिफाइनिंग द सोर्सेज एंड रिलेवेंस ऑफ डेटा। एंड हम उसी की तरफ जाएंगे जो हमारे डेटा से क्या है, रिलेवेंस चीज़ें हैं, एंड हम उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, अपना रिसर्च कंडक्ट करेंगे। द नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड क्लियर स्पेसिफिक गोल टू द रिसर्चर। तो ये हमें एक ऑब्जेक्टिविटी देता है जिसके थ्रू हम अपना गोल क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड लिंक बिटवीन थ्योरीज एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग थ्योरीज तो क्रिएट कर लेते हैं कि ऐसा होता है, इससे हम ये कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक हम लिंक कर सकते हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं या उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी। तो जब हम किसी भी थ्योरी को प्रैक्टिकली करते हैं तो वो हमारा रियलिटी में क्या होता है, क्रिएट होता है। एंड इट सजेस्ट विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। जब हम रिसर्च करते हैं तो समटाइम्स हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, बट अगर हमारा गोल, हमारा प्रेडिक्शन हमें पता हो कि हमें ये अचीव करना है तो समहाउ वहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं ना कि मतलब हमें किस टाइप का रिसर्च करना है वो हमारा क्लियर हो जाता है। एंड इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट मीन्स कि एग्जैक्ट नहीं है, मतलब प्रूव्ड नहीं है। टेंटेटिव का मतलब है कि प्रूव्ड नहीं है ऑफ एंटिसिपेटेड रिजल्ट के लिए। एंड इट गाइड द रिसर्चर टूवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच द रिसर्च शुड प्रोसीड। तो ये हमें गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में रिसर्च होना चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में हमें ले जाता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो स्टिमुलेट द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ रिसर्चर एज द रिसर्चर फॉर्म द हाइपोथीसिस बाय एंटिसिपेटिंग द आउटकम। तो जब हम अपना आउटकम लाने वाले होते हैं या हमें लाना है तो उसके लिए क्या करता है, ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है, ताकि हम सारे डायमेंशंस में, सारे एस्पेक्ट के थ्रू क्या कर सकें, हम सोच सकें। एंड इट ऑल्सो डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन एंड टेक्निक ऑफ डेटा एनालिसिस। तो ये हमें डिटरमाइन कराता है कि सबसे अप्रोप्रिएट हमारी रिसर्च के लिए कौन सा डिज़ाइन होगा, कौन सा अप्रोच होगा,
किस डेटा एनालिसिस टेक्निक के थ्रू हमें अपने डेटा को एनालाइज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कराता है, हेल्प कराता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग टू द रिसर्चर अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी। तो ये हमें अंडरस्टैंड कराता है कि हमें अपने रिजल्ट, जो रिसर्च स्टडी है उसका जो रिजल्ट आएगा उससे हमें क्या एक्सपेक्ट करना है, हम उसका बाद में क्या यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए जो हमें चाहिए। एंड इट ऑल्सो सर्व एज फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑफ रिसर्च स्टडीज़। येस, जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम उसमें कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, तब जब हमारा रिजल्ट आता है तो उससे हम जो कंक्लूड करते हैं उसी से ही हमारी हाइपोथेसिस क्या होती है, प्रूफ होती है। ठीक है, तो ये उसके लिए क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी लाइक एमलेस वेंडरिंग। अगर आपने हाइपोथेसिस नहीं बनाई है तो इसका मतलब आपने कोई अपना गोल नहीं बनाया है या कोई आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया है जिससे कि आपको क्या करना है, अचीव करना है। तो इससे आपकी रिसर्च क्या हो जाएगी, एमलेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो रिसर्च है वो क्या है, में जो हाइपोथेसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ characteristics of a good hypothesis. So first one is conceptual clarity. कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि जो भी आपका हाइपोथेसिस है वो क्लियर होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको विदाउट एनी कन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज़ एम्पिरिकल रिफरेंट। एम्पिरिकल रिफरेंट मीन्स जो भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो रियल वर्ल्ड थिंग्स को, तो आप उसको क्या कर सको, ऑब्जर्व कर सको, आप उसको मेज़र कर सको, रेदर देन कि आपने जो आइडिया लिया है वो किसी मॉरल जजमेंट या किसी फेथ पे हो। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो आपकी न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। मतलब कि जो भी रिसर्चर है उसकी जो भी पर्सनल फीलिंग्स हैं या ओपिनियंस हैं या डिज़ायर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि जो भी आपका हाइपोथेसिस है वो नैरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनलार्ज्ड है, बहुत सारे एलिमेंट उसमें हैं जिसको आप मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रिसाइज प्रिडिक्शन होना चाहिए, ना कि ओवरली ब्रॉड या वैग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिलेवेंट। रिलेवेंट मीन्स जो भी आपका हाइपोथेसिस है वो डायरेक्टली आपकी जो कोर प्रॉब्लम है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उस पर क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टेस्टेबिलिटी। टेस्टेबिलिटी मीन्स कि जो भी आपका हाइपोथेसिस है अगर आप क्या करते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिलेटेड आप डेटा गैदर करते हैं तो आप उसका डेटा गैदर कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो आप उसको एज अ ट्रू या एज अ टेस्ट आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि इट शुड अलाइन वेल विथ इस्टेब्लिश्ड फैक्ट। मतलब कि आप जो भी फैक्ट के थ्रू इसको प्रूफ करना चाहते हैं या जो भी इसके थ्रू नॉन मतलब थ्योरीज हैं या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो सब जगह ये क्या होना चाहिए, फैक्ट्स के साथ अलाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में मीन्स कि जो भी आपका हाइपोथेसिस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। मतलब जो भी आपने प्रॉब्लम बताई हैं वो क्लियर होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ अवेबिलिटी ऑफ टेक्निक। अवेबिलिटी ऑफ टेक्निक में मतलब कि जो भी टूल, मेथड या कोई टेक्नोलॉजी है तो इस टेस्ट को क्या कर सके, वो नीडेड टू टेस्ट इट मस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड बी एसेसिबल टू यू। मतलब कि जो भी आपके पास टेक्निक वगैरह है उस हाइपोथेसिस को आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ करने के लिए आप उन टेक्निक्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस मीन्स क्या है कि एक आपका जो भी हाइपोथेसिस है आपको उसका एक क्लियर गोल होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए। मतलब कि हमको एक मीनिंगफुल तरीके से क्या करता रहे, वो गाइड करता रहे। नेक्स्ट इज़ वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मीनिंग क्या है कि मतलब एबल टू रेप्लिकेट योर टेस्ट। मतलब कि जितनी बार भी आप वेरीफाई करें ये उसमें क्या होना चाहिए, खरा उतरना चाहिए एंड आप रिजल्ट्स को भी वेरीफाई कर सकें कि वेदर इट इज़ ट्रू और वेदर इट इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्रोफाउंडिटी ऑफ इफेक्ट। प्रोफाउंडिटी ऑफ इफेक्ट का क्या मीनिंग है कि जो आउटकम है वो क्या करता है, हमें मैटर करता है। मतलब आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाई तो वो क्या करे, एक डीप इम्पैक्टफुल इंसाइट हमें ऐड करे जिससे कि हम उस टॉपिक को क्या कर सकें, उस हाइपोथेसिस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट इकोनॉमिकल। तो जो भी हम हाइपोथेसिस हमने जो बनाई है वो क्या होना चाहिए,
टाइम कंज्यूमिंग ना हो, मतलब प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस को क्या करता हो, वो अवॉइड करता हो. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ हाइपोथीसिस. तो जब भी हम हाइपोथीसिस बनाते हैं तो उनके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, कभी सोचा है आपने? तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट यहाँ पे हम 4 टाइप्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, 4 सोर्सेज. सो फर्स्ट वन इज़ थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि जो भी हमारे पहले से जो थ्योरी इस्टेब्लिश्ड है या हमारे पास मॉडल इस्टेब्लिश्ड हैं, उसके बिहाफ में या उसमें हम कोई चेंजेस चाहते हैं या उस थ्योरी को हम यूज़ करके कुछ नया थ्योरी क्या करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं या प्रूव करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा एक क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ हाइपोथीसिस हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आइंस्टीन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, अगर हम उससे प्रिडिक्ट करके हम मतलब कुछ और देखना चाहें कि टू प्रिडिक्ट हाउ लाइट बेंड्स अराउंड अ मैसिव प्लैनेट, इसको भी तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग. प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स में मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, पहले जो फाइंडिंग्स हैं उसी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं या कोई न्यू कंक्लूजन अराइज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रग है वो चूहों को क्या करती है, क्योर करती है, तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सेम ड्रग ह्यूमन को क्योर कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना पड़ेगा या उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हाइपोथेसिस का आइडिया ले सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हमारी जो डेली मर्रा की जो ज़िंदगी है या रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस है हमारे, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना हाइपोथेसिस का सोर्स ले सकते हैं. देन लास्ट इज़ एकेडमिक लिटरेचर. एकेडमिक लिटरेचर की अगर हम बात करें कि हमने मान लो कोई नॉलेजेबल आर्टिकल पढ़ा या हमने कुछ पढ़ा जिससे हमें लगा कि इस फाइंडिंग में क्या है, गैप है, या ये जो टॉपिक है वो डिबेटेबल है, या फिर अभी तक इसका एक परफेक्ट आंसर हमें नहीं मिला है, तो उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को ले सकते हो या उस पर हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हो. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस. So next topic is टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि सिंपल मीन्स यहाँ पे जो हम रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करेंगे वो बिटवीन दी 2 वेरिएबल्स करेंगे. अच्छा, वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो 2 वेरिएबल्स हैं, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. सो सिंपल हाइपोथेसिस हम कौन सी होती है, जिसमें हम सिर्फ केवल क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द लोअर द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन द हायर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग पोस्टपार्टम वुमेन. मतलब इसमें एक वेरिएबल आपका क्या है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन. मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो इसका मतलब कि पोस्टपार्टम वुमेन में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अनदर वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल हाइपोथेसिस. नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की, तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स. मीन्स आपका जो भी हाइपोथेसिस होगा उसमें हम 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या कर रहे होंगे, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे होंगे या रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल अ लो सोडियम डाइट एंड 30 मिनट्स ऑफ डेली एरोबिक एक्सरसाइज. One variable is low sodium diet. Second variable is 30 minutes of daily aerobic exercise will lower systolic blood pressure in adult with hypertension. And third variable is lower systolic blood pressure. ठीक है. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. नेक्स्ट टाइप इज एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस. अगर हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की बात करें तो इसको आप कनेक्शन ट्रैकर भी बोल सकते हैं. कनेक्शन ट्रैकर. सो व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्शन ट्रैकर,
बिकॉज इट रिफ्लेक्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर और एग्जिस्ट इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। मतलब इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड इसको आप कोरिलेशनल रिसर्च स्टडीज़ में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक साथ चेंज होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक का इफ़ेक्ट दूसरे पर भी आए। सो वन डजेंट नेसेसरली कॉज द अदर। एक दूसरे को मतलब फोर्स नहीं कर रहा है, बट दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें एसोसिएटिव हाइपोथेसिस की, तो इसमें फर्स्ट जो मतलब एग्जांपल दिया है दैट इज़ द communication skills of healthcare provider and cost of care are related to the satisfaction of the patient। तो इसमें आपका एक वेरिएबल है communication skills of the healthcare provider and नेक्स्ट वेरिएबल है cost of care। ठीक है, तो ये दोनों ही जो वेरिएबल हैं वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट के सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज़ तो कर रहे हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ही वेरिएबल क्या कर रहे हैं, पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को क्या कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, बट ये दोनों इंटर रिलेटेड। आप इसको नहीं कह सकते हो कि इसका इफ़ेक्ट इस पे आ रहा है या इसका इफ़ेक्ट इस पे आ रहा है, ये आप नहीं कर सकते। मतलब इस कॉमन इससे सिर्फ हमें ये दिखाई दे रहा है कि दे आर रिलेटेड। ठीक है, बट किस टाइप का रिलेशनशिप है ये इसमें इंडिकेट नहीं हो रहा है। सो प्रिडिक्ट करता है रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल बट नॉट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अब इसमें देखिए, लोअर द ब्लड शुगर लेवल लेजर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अमंग डायबिटिक पेशेंट। तो इसमें आप देखिए ब्लड शुगर भी लोअर हो रहा है एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी लोअर हो रहा है। मतलब इसमें जो रिलेशनशिप का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि देयर इज सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो समझ लीजिए कि इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब कि दोनों ही वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर एक नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जाएगा, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा। ठीक है, सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो देयर इज़ लोअर द कॉस्ट ऑफ केयर हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल। मतलब कि अगर आप कॉस्ट ऑफ केयर को क्या कर देते हैं, लोअर कर देते हैं, तो पेशेंट में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो रिलेशनशिप का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वेरिएबल्स मूव करेंगे वो कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। मतलब अगर आप एक कॉस्ट क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वन गोज़ डाउन एंड अदर गोज़ अप। ठीक है, सो दिस इज़ द एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो दैट इज़ द कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल हाइपोथेसिस की बात करें तो कॉजल से आपको समझना पड़ेगा कॉज। ठीक है, कॉजल का मीन्स है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंड मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल सेटिंग। फॉर एग्जांपल आपने कोई सेटिंग ली है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसमें क्या हो रहा है, टू और मोर मतलब वेरिएबल्स हैं, तो उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब हम देखेंगे तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसको हम मैनिपुलेट करेंगे बाय द रिसर्चर टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे उस चेंज का क्या इफेक्ट आ रहा है। दैट इज़ द कॉजल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन इज़ लोअर इन पेशेंट हु रिसीव पिन साइट केयर। मतलब हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, जिनको भी पिन साइट इन्फेक्शन हुआ था उसमें हमने क्या किया, पिन साइट केयर दिया। तो ऐसे पेशेंट में देखा गया कि जो पिन साइट इन्फेक्शन है वो कम हुआ विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब इसको हमने कंपेयर किया कि हमने ऐसे पेशेंट को रिसीव पिन साइट इन्फेक्शन केयर मतलब पिन साइट केयर दिया जिसको हमने पोविडेन आयोडीन सॉल्यूशन से दिया। तो अब हम यहाँ पे जो कंपेरिजिंग एलिमेंट है दैट इज़ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिन पेशेंट्स को दिया और जिन पेशेंट्स को हमने पोविडेन आयोडीन सॉल्यूशन दिया, तो इनको हम अगर कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहा, मतलब किसका इफ़ेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो उसके वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉजल हाइपोथेसिस हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइप इज डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हाइपोथेसिस जो स्पेसिफाई नॉट ओनली द एग्जिस्टेंस, केवल उनका एग्जिस्टेंस या रिलेशनशिप ही स्पेसिफाई नहीं करता है, बट ऑल्सो द एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो जो रिलेशनशिप है वो किस डायरेक्शन में है, जैसे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो द डायरेक्शनल टर्म आर यूज टू स्टेट द हाइपोथेसिस सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव, लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज, ग्रेटर, हायर, लोअर। तो ये सारे पॉइंट्स को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग नर्सेस, मतलब कि जो नर्सेज हैं उनमें, मतलब उन दो वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किसमें? एक तो उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होगा उतना ही जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होगा, उन्हें अपने फील्ड में महसूस होगा। नेक्स्ट हम बात करें नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, तो ये रिफ्लेक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द एंटिसिपेटेड डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप सच एज पॉजिटिव, नेगेटिव। ये रिलेशनशिप के डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता, ये सिर्फ उनका रिलेशनशिप स्पेसिफाई करेगा लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करेगा। एंड इट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग नर्सेस। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नर्सेस की ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन में रिलेशनशिप होता है, बट किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है ये इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है। नेक्स्ट इज नल एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल से क्या समझ में आ रहा है? नो। नल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? नो। ठीक है। सो it is also known as statistical hypothesis and is used for statistical testing। मतलब हम किसी कैलकुलेशन के थ्रू, किसी स्टैटिक्स डेटा के थ्रू जब हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल आउटकम, आपने जो कैलकुलेट किया, आपने जो रिजल्ट लाया, उसका क्या आउटकम है। एंड इट स्टेट्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि ये दिखाता है कि आपका इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है थ्रू द स्टैटिस्टिकल डेटा या एनालिसिस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब अगर स्मोकिंग और कोरोनरी आर्टरी डिसीज का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस की। रिसर्च हाइपोथेसिस को हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एंड इट स्टेट्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, मतलब जब भी हम रिसर्च हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो उसमें दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप को क्या कर रहे होते हैं? प्रूव कर रहे होते हैं, उसमें एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर, मतलब कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में क्या है? रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द हाइपोथेसिस। तो दीज आर द जो अभी हमने लोगों ने पढ़े, दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ हाइपोथेसिस। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो मेजरली इसमें मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि टू वेरिएबल्स होते हैं इंपॉर्टेंटली, दैट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कौन सा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फर्स्ट इज द पेशेंट हु अंडरवेंट एंजियोग्राफी एंड रिसीव ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग हैव फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस कंपेयर टू द पेशेंट हु रिसीव प्रेशर ड्रेसिंग। तो हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनका एंजियोग्राफी हुआ है, तो कुछ पेशेंट्स को हमने ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, कुछ पेशेंट्स को हमने ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग की है और कुछ पेशेंट्स को हमने प्रेशर ड्रेसिंग की है। तो दोनों के बीच में हम क्या देख रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो जिसको हमने फिल्म ड्रेसिंग क्या की है, अप्लाई की है, उनमें जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं वो फ्यूअर हैं कंपैरिजन टू प्रेशर ड्रेसिंग के। ठीक है। तो अब हम बात करें कि एक्चुअल में हम देखना क्या चाह रहे हैं, तो इसमें हम देखना चाह रहे हैं ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। अब ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन ट्रांसपेरेंट वाले में ज़्यादा हो रहे हैं, प्रेशर ड्रेसिंग में ज़्यादा हो रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? अनदर वेरिएबल। ठीक है। तो अफेक्ट कौन होगा? अल्टीमेटली ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन अफेक्ट होगा। तो इसीलिए ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया?
डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट कौन हो गया कि आप या तो ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप या तो प्रेशर ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइप ऑफ ड्रेसिंग है एंजियोग्राफी साइट पे, वो आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो हम किस पे देखेंगे, इस पे देखेंगे। इसीलिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन अमंग पेशेंट रिसीविंग ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग एज कम्पेयर टू पेशेंट विथ प्रेशर ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें हमने रिलेशनशिप किस किस के बीच में देखा, फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन एंड फिल्म ड्रेसिंग या फिर पेशेंट विथ प्रेशर ड्रेसिंग। तो ये हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखा। अब हम अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट्स इन पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें वो पेशेंट सब्जेक्ट है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, क्या, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग और प्रेशर ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पेशेंट है जिसकी अभी एंजियोग्राफी हुई है, उन पेशेंट्स की, वो हमारा क्या है कहलाएगा, सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन कहलाएगा। तो इसमें अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो एक हमारा कंपोनेंट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन। तो ये आपके इतने कंपोनेंट क्या होने चाहिए, किसी भी हाइपोथीसिस में स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो आपका जो हाइपोथीसिस है, रिसर्च हाइपोथीसिस है, उसमें अगर आपको हाइपोथीसिस को इवैल्यूएट करना है तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज ईच हाइपोथीसिस इज क्लियरली एंड प्रिसाइजली वर्डेड, मतलब उसमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एंड हाइपोथीसिस इज रिटन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, आपको सिर्फ सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हाइपोथीसिस बनाना है। एंड जो भी हाइपोथीसिस है वो हमेशा आपकी प्रेजेंट टेंस में बनेगी। एंड हाइपोथीसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड लिंक्ड टू रिसर्च प्रॉब्लम, और आपका हाइपोथीसिस प्रॉब्लम से दूर नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, जो भी स्टडी आपको वेरिएबल्स हैं उससे, ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड रिलेवेंट थ्योरी से ही रिलेटेड होना चाहिए। एंड हाइपोथीसिस प्रेजेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी कर रहे हैं वो होना चाहिए। एंड डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथीसिस का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपका जो भी हाइपोथीसिस है एम्पिरिकली आप उसको टेस्ट कर सकें। एंड हाइपोथीसिस कंटेन ओनली अ सिंगल प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप ऑफ स्टडी, मतलब एक हाइपोथीसिस में एक ही प्रेडिक्शन होना चाहिए। एंड ईच हाइपोथीसिस स्टेटेड विद अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अभी आपको मैं बाद वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कितना आप एरर लेके चल रहे हो अपना स्टडी में, मतलब 0.05, 0.5, 0.01, तो कितना आप एरर लेके चल रहे हो, तो उस पर आपको ये हाइपोथीसिस क्या होनी चाहिए, टेस्टिंग इसकी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथीसिस। तो हाइपोथीसिस जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो आपको 4 मेन कंपोनेंट क्या करना है, फॉलो करना है हाइपोथीसिस बनाने के लिए। तो पहला है आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेचर ऑफ रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन बीइंग स्टडीज़, क्या सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन आप स्टडी कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, The next, for example, patient who underwent angiography and received transparent film dressing have fewer bleeding complication compared to patient who receive pressure dressing. ठीक है, तो इसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी है, सब्जेक्ट इन पॉपुलेशन भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की। सो we will talk about the type 1 that is also called alpha। तो अल्फ़ा का मीनिंग है यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी, मतलब आप सोच तो रहे हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है बट एक्चुअल में वो नहीं है, मतलब आपने कहा तो कि इट वर्क्स बट एक्चुअल में वो वर्क नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फॉल्स अलार्म भी
कहते हैं। ठीक है, अब चलो फॉल्स अलार्म की बात हो गई। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि हमने एक आदमी का क्या किया, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, और प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे उसकी जो किट में 2 लाइंस भी आ गई। ठीक है, तो आपने क्या बोला, ही इज़ प्रेग्नेंट, बट एक्चुअल में तो बायोलॉजिकली तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता या जो कि एक्चुअल में वर्कआउट नहीं करेगा। सो दैट इज़ द टाइप 1 एरर, कि मतलब कि वहाँ पे आपका जो भी चीज़ है वो क्या होनी चाहिए थी, रिजेक्ट होनी चाहिए थी, बट वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो गई, वो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 2 एरर की, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बीटा। तो इसमें बीटा एरर में क्या होता है कि फॉल्स नेगेटिव है, मतलब आपका रिजल्ट आपको लग रहा है कि, मतलब आप सोच रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग इज़ हैपनिंग, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बट एक्चुअल में वहाँ पे हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि इट डजेंट वर्क, मतलब देयर इज़ नो इफेक्ट, बट एक्चुअल में वहाँ पे क्या आया है, उसका इफेक्ट आया है। तो इसको आप क्या कह सकते हो, एक प्रकार से मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह सकते हो या मिस्ड डिटेक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो वुमेन है वो हैवीली प्रेग्नेंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 7 मंथ की है, एंड टेक्स द टेस्ट एंड इट शोज़ अ नेगेटिव रिजल्ट, मतलब आपको दिख रहा है, सोनोग्राफी में दिख रहा है कि बेबी की हार्ट बीट, FHR भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट जो टेस्ट किट आपने किया उसमें मदर का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, नेगेटिव आया। तो किट ने तो काम नहीं किया, मतलब वहाँ पे तो क्या हो रहा है, आपका जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, बट ये एक्चुअल में महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉल्स नेगेटिव, मतलब रियलिटी क्या है कि शी इज़ क्लियरली प्रेग्नेंट, बट टेस्ट क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, सो देयर इज 2 type error, type 1 and type 2. So type 1 is false positive and type 2 is false negative. ठीक है, थैंक यू। एंड इस क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।